नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में बीए, बीकॉम और बीएससी के सभी फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत योग एवं ध्यान वाले विषय के अंतर्गत दोस्तों हम कुछ सीरीज लेकर के आए हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट वाली सीरीज, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन आंसरों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थात कि फर्स्ट यूनिट से लेकर के अंतिम यूनिट तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम इस सीरीज के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 3 सेशन अर्थात कि 3 भाग इससे पहले हो चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन 3 भागों को जरूर देख ले, क्योंकि पूरे हम एक क्रम से कुछ क्वेश्चनों को लेकर के आ रहे हैं और पूरे इस सब्जेक्ट में कंप्लीटली जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, वो सारे प्रश्न दोस्तों मैं इसी छोटी छोटी सीरीज के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों, अगले क्रम को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में फिर से हम 20 प्रश्नों पर फिर से चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। अच्छा, जो नए दोस्त हैं, जो नए पहली बार हमको देख रहे हैं, उनको भी मैं बता दूं उनकी जानकारी के लिए कि हमारे द्वारा सिर्फ बी फाउंडेशन कोर्स ही नहीं, बल्कि बीए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, तो इन तीनों ईयर के बीए को ऑलमोस्ट जितने भी विषय हैं, वो सारे विषय हमारे द्वारा पूरे विस्तार से कुछ विषय पढ़ाए जा चुके हैं और कुछ हम अभी पढ़ा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं उनको दोस्तों, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के अपने विषयों को जरूर देखिए और उसको क्लिक करके और जो भी कंटिन्यू जो क्रम अनुसार पूरे चैप्टर वाइज जो लेक्चर हमने आपको दिए हैं, वो सारे लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे। तो एक बार आप उसे चेक जरूर कीजिएगा कि कितना डिटेल आपको वहां पर दिया गया है, ठीक है ना। और इस सब के अलावा दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। और अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, दोनों ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर अभी तक कोई चार्जेस नहीं है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि योग के अनुसार हमारे शरीर में कितने कोष होते हैं। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि योग के अनुसार अगर हम बात करें तो शरीर, एक मानव का जो शरीर होता है, उस शरीर में कितने कोष अर्थात कि कितनी परत होती है, शरीर की कितनी परतों में शरीर बटा होता है। तो दोस्तों, योग के अनुसार शरीर की 5 परतें बताई गई है। कितनी? 5 परतें बताई गई है। और प्रत्येक परत का नाम है एक अन्नमय परत, ठीक है, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये 5 कोश हैं। मैं लिख देता हूं ताकि आप जो है नोट डाउन भी इसको कर ले। अन्नमय, एक है अन्नमय कोश, दूसरा है मनोमय कोश, ठीक है। थर्ड है प्राणमय कोश। उसी प्रकार से चौथा हो जाएगा आपका विज्ञानमय कोश। और 5वां है दोस्तों यहीं पर आपका जो है आनंदमय कोश। तो ध्यान रहे, ये 5 कोश है, अर्थात कि ये 5 परतें हैं मानव शरीर की, ठीक है ना। तो योग के अनुसार मानव शरीर को 5 परतों में विभाजित किया गया है: अन्न में, मनो में, प्राण में, विज्ञान में और आनंद में कोश। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्राणायाम अभ्यास किस कोष पर प्रभाव डालता है। जो प्राणायाम अभ्यास हम करते हैं या जो प्राणायाम करते हैं, वह इनमें से किस कोष पर प्रभाव डालता है, इन 5 कोष में से किस कोष पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन है अन्न में, प्राण में या मनोमय या फिर आनंद में। तो दोस्तों याद रहे, प्राणायाम जब हम करते हैं तो प्राणायाम का बार बार अभ्यास जो होता है, ये प्राणमय कोश पर प्रभाव डालता है, प्राणमय कोश पर, है ना। और ये प्राणमय कोश पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, ये आगे के इस पूरे लेक्चर में हम इसी पॉइंटों के माध्यम से समझने वाले हैं, ठीक है ना। एक एक प्रभाव की हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्राणायाम में किस तत्व को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राणायाम में
किस तत्व को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? रेचक को, पूरक को, कुंभक को या महाबंध को? पहले इन चारों का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद में आप स्वयं समझ जाएंगे कि कौन सा इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा प्राणायाम के लिए, ठीक है ना। तो प्राणायाम के लिए ध्यान रहे, पहले तो रेचक या हम पहले पूरक की बात करते हैं। पूरक क्या होता है कि पूरक भी एक जो है प्राणायाम का ही हालांकि एक हिस्सा है। प्राणायाम करते वक्त जब हम जो है किसी भी एक पोस्चर में बैठते हैं, तो बैठने के बाद में हम श्वास को अंदर भरते हैं, अंदर भर के और कुछ देर के लिए रोक लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे सांस को हम अंदर लेते हैं और धीरे धीरे फिर उस अंदर लेना क्या हो गया? पूरक। और उसी प्रकार से थोड़ी देर सांस को अंदर ही रोक करके उसके बाद फिर से सांस को बाहर छोड़ना, वो भी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से सांस को वापस बाहर छोड़ना, उसे हम कहते हैं रेचक। ध्यान रहे, धीरे धीरे इस पूरक और रेचक में, पूरक जब हम सांस धीरे धीरे से अंदर लेते हैं, थोड़ी देर रोक करके रखते हैं और फिर धीरे धीरे से वापस बाहर छोड़ते हैं, तो बाहर छोड़ने की जो धीरे धीरे बाहर छोड़ने की प्रक्रिया है उसे हम रेचक कहते हैं। लेकिन जो कुंभक है, कुंभक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सांस को थोड़ा बहुत ज्यादा आहिस्ता नहीं बल्कि सामान्य गति से श्वास को अंदर लेते हैं, जितनी भी क्षमता हो सकती है पूरी ताकत से सांस को अंदर लेते हैं, अंदर लेकर के उसको होल्ड कर लेते हैं, मतलब बंद लगा देते हैं, रोक लेते हैं उसको अंदर ही। उसके बाद में जब तक क्षमता होती रोकने की रोकते हैं, उसके बाद से फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन जैसे बाहर छोड़ते हैं ना, तो पूरी जितनी सांस अंदर थी वो पूरी बाहर छोड़ देंगे और फिर बाहर छोड़ने के बाद फिर से हम उसको रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे, बंद लगा देंगे। तो इसमें दो प्रकार के कुंभक होते हैं। कुंभक कितने? दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक कुंभक वह कुंभक होता है जब हम श्वास को अंदर लेकर के अंदर होल्ड करके कर लेते हैं, मतलब उसको रोक के रखते हैं। और बाहरी कुंभक होता है जब हम अंदर भरी सांस को पूरी तरह बाहर कर दे और फिर उसको होल्ड कर दे बाहर ही, अंदर कोई सांस न ले कुछ देर के लिए, जब तक कि हमसे बर्दाश्त हो सके, उसे हम कहते हैं कुंभक, ठीक है ना। और महाबंध का मतलब होता है दोस्तों, महाबंध ये तीन क्रियाओं से या तीन बंधों से मिलकर के बना हुआ महाबंध है, जो कि अभ्यास की या कहें कि प्राणायाम अभ्यास का एक बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है, जिसको हम आगे पूरे विस्तार से समझने वाले हैं बिंदुओं के माध्यम से ही। क्लियर है? तो इसलिए कह सकते हैं कि प्राणायाम में सबसे ज्यादा जिस तत्व को महत्व दिया जाता है वो है कुंभक, ठीक है ना। कुंभक में क्या है? श्वास को अंदर लेकर होल्ड करना और फिर बाहर छोड़ने के बाद भी होल्ड करना, ये कुंभक होता है। लेकिन पूरक सिर्फ सांस अंदर लेना और रेचक का मतलब सिर्फ सांस को बाहर निकालना होता है। क्लियर है? इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, योग में बंद शब्द का मतलब क्या होता है? बंद शब्द का मतलब क्या होता है? अब देखिए एकदम इस तरह से समझिए इसको। बंद शब्द का मतलब क्या हुआ? बंद का मतलब कि आपने सांस अंदर ली और उसको बंद कर दिया, रोक के रख लिया, और सांस आपने बाहर छोड़ी तो बाहर छोड़ने के बाद उसको रोक दिया, बंद लगा दिया, रोक दिया, ठीक है ना। उसको सांस को अंदर नहीं आने दिया, जितनी क्षमता हो, जितने समय हम होल्ड कर सके उतने समय होल्ड करके रखा, उसी को बोलते हैं बंद। तो बंद का यहां सीधा सा मतलब किससे हो रहा है दोस्तों? रोकने से, ठीक है ना। रोकने, सांस को अंदर तो अंदर रोकना या बाहर तो बाहर रोकना। क्लियर है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग में मुद्रा से क्या तात्पर्य है? मुद्रा, भाई योग में कई प्रकार की मुद्राएं बताई गई है। पोस्चर, ठीक है ना। पोस्चर का मतलब क्या हुआ? खुशी, उत्साह। तो महत्वपूर्ण यौगिक आसन, महत्वपूर्ण यौगिक आसन ही तो मुद्रा होती है, ठीक है ना। यौगिक आसन ही मुद्रा होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा बंद नहीं है? यहां पढ़ा जा रहा है कि बंद कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बंद चार ऑप्शन दिए गए हैं, उड़ियान, जालंधर और महाबंध। उड़ियान, जालंधर और महाबंध। उड़ियान बंद को समझिए, बंद कौन सा नहीं है ये पूछे जा रहा है। तो मैं आपको पहले आंसर बता दूं, अनुलोम विलोम जो है, अनुलोम विलोम दोस्तों ये बंद नहीं है, क्योंकि अनुलोम विलोम में श्वास को अंदर या बाहर करते जरूर है लेकिन बंद नहीं करते, रोकते नहीं है, उसको बंद नहीं लगाते, ठीक है। इसलिए अनुलोम विलोम इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अनुलोम विलोम जो है ये बंद नहीं है। बाकी के तीनों बंद है, उड़ियान, जालंधर और महाबंध। कैसे किया जाता है? देखिए, उड़ियान की अगर हम बात करें, उड़ियान की, तो उड़ियान बंद एक ऐसा बंद है जिसमें अंदर भरी हुई सांस को पूरी ताकत से और टोटल सांस को बाहर निकाल दे। जब हम सांस को पूरी तरह बाहर निकाल देते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो नाभि है, नाभि को मतलब इतनी श्वास बाहर निकाले और पेट को इतना अंदर खींचे कि हमारी नाभि रीढ़ से टच होने लगे, जो हमारी पीछे रीढ़ है उस रीढ़ से टच होने लगे, उसको हम कहते हैं उड़ियान, है ना। एक बहुत महत्वपूर्ण बंद है ये।
और उसकी प्रकार से जालंधर का मतलब होता है एक ऐसा बंध, जालंधर मतलब एक ऐसा बंध जिसमें हम पूरी ताकत से श्वास को अंदर लेते हैं, अंदर भर के उसको होल्ड करते हैं, उसे हम जालंधर कहते हैं। और ये जालंधर जो बंध है, जो जालंधर बंध है योग के अंतर्गत, ये इतना शक्तिशाली बंध बताया गया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने प्राणों तक को जो है धोखा दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बंध ये बताया गया है। उसी प्रकार से महाबंध की बात करें तो महाबंध दोस्तों ये भी अपने प्राणों को एक जब ये महाबंध कोई योगी के द्वारा ही संभव हो पाता है हालांकि, तो जब कोई योगी महाबंध करता है तो वह अपने प्राणों को शरीर के किसी एक अंग में स्थापित कर देता है, किसी एक अंग में स्थापित कर देता है और बाकी अंगों को स्वतंत्र कर लेता है। ठीक है ना। इसीलिए तो ये कह सकते हैं कि आ बा और सा ये क्या है, ये तीनों बंद है, सिर्फ एक अनुलोम विलोम है जो बंद नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है कि कौन सा बंद तीनों बंदों से मिलकर बना है। कौन सा बंद 3 बंदों से मिलकर बना है? महाबंध। कौन सा? महाबंध। तो वो 3 बंद कौन कौन से हैं दोस्तों, नाम याद कर लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। महाबंध जो है 3 बंदों से मिलकर बना है, कौन कौन से? एक है आपका आयनिक, आयनिक बंध, दूसरा है आपका संयोजक बंध, संयोजक बंध, उसी प्रकार से तीसरा बंध है आपका धात्विक। धात्विक या रासायनिक। रासायनिक बंध, धात्विक या रासायनिक बंध। तो ये 3 बंध है, आयनिक, संयोजक और धात्विक बंध। ठीक है ना। तो इन तीनों बंधों से मिलकर के कौन बना है? महाबंध बना है। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुद्रा का उदाहरण क्या है? मुद्रा का उदाहरण क्या है? विपरीतकरण, विपरीत करनी, माफ कीजिएगा, विपरीत करनी, सुखासन, उदान, रेचक। तो रेचक तो आप समझ चुके हैं। रेचक क्या है? श्वास को बाहर निकालना, ये रेचक है। तो ये कोई मुद्रा है क्या? तो आप कहेंगे नहीं। उदान क्या है दोस्तों? उदान भी एक तरह का आसन है। सुखासन ये तो एक तरह का आसन है, इनमें से ये कोई मुद्रा नहीं है। मुद्रा सिर्फ है विपरीत करनी, विपरीत करनी। ये विपरीत करनी योग की एक ऐसी मुद्रा है जिसमें पैर और कमर दोनों हवाओं में होते हैं। कमर को हाथों का सपोर्ट दे करके कोई एक सीधे से जो भी हमारी जो योगा शीट होती है या है ना, तो उस पर लेट करके पूरे पैर और कमर को हाथों की सहायता से, हाथों का सपोर्ट देकर के और कमर और पैर दोनों को हवा में कर दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं विपरीत करनी आसन। क्या बोलते हैं? विपरीत करनी, माफ कीजिएगा, मुद्रा। क्लियर है? विपरीत करनी मुद्रा, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांभवी मुद्रा का अर्थ क्या है? शांभवी मुद्रा का अर्थ क्या है? ज्ञानवान बनाना, नो माइंड अवस्था होना, भौं के बीच देखना या फिर जीवा को बंद लगाना। दोस्तों जो शांभवी मुद्रा होती है ये होती है दोनों भौं के बीच में देखना। जब आसन जो है ध्यान की मुद्रा में कोई व्यक्ति बैठता है, बैठने के बाद में आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान जो होता है, अपना पूरा ध्यान जो है दोनों आंखों के, दोनों भौं के बीच में केंद्रित कर लेता है, दोनों भौं के बीच में जहां पर आप तिलक लगाते हो। ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं हम शांभवी मुद्रा। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, महाबंध को उचित माना गया है किसके लिए? गले एवं कंठ के रोगों को ठीक करने के लिए महाबंध को, या फिर मांसपेशी और जोड़ों को मजबूत करने के लिए, या हृदय की बीमारी को दूर करने के लिए, या कुंडलिनी शक्ति बढ़ाने के लिए? जी हाँ, कुंडलिनी शक्ति बढ़ाने के लिए। जैसा कहा भी गया है कि जब कोई सन्यास, जब कोई योगी महाबंध करता है तो उस समय वह अपने प्राणों को एक अंग, शरीर के किसी एक अंग में स्थापित करने के बाद में अपनी जो कुंडलियां होती है उनको जागृत कर सकता है, उनको जागृत कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि कुंडलिनी जो शक्ति होती है उसको बढ़ाने के लिए महाबंध किया जाता है। क्लियर है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुलोम विलोम जो है
किसके लिए प्रभावकारी है? नाड़ी शोधन के लिए, रक्त संचार के लिए, पाचन सुधारने के लिए, शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों नाड़ी शोधन के लिए अनुलोम विलोम बहुत आवश्यक है। क्लियर है? और बेसिकली तो अनुलोम विलोम के बारे में आप बहुत भली भांति जानते हैं, उसके फायदों के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अंतरकुंभक प्रकार है। देखिए मैंने बताया था ना कि कुंभक दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी, ठीक है ना, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक कुंभक कौन सा होता है? जिसमें श्वास को अंदर लेकर के होल्ड कर लेना, आंतरिक कुंभक हुआ। और फिर सांस को पूरी ताकत से बाहर छोड़ करके और होल्ड कर बैठना, अंदर सांस ना लेना वापस, वह हो जाएगा आपका बाहरी कुंभक। ठीक है, तो आंतरिक कुंभक की बात हो रही है। आंतरिक कुंभक का मतलब क्या हुआ? सांस अंदर लिया आपने और उसको रोक दिया, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न नंबर 13 है कि शीतली और शीतकारी प्राणायाम क्या है? शीतली और शीतकारी प्राणायाम क्या है दोस्तों? जैसा नाम है वैसा ही इसका अर्थ है, शारीरिक तापमान कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तापमान बढ़ाने के लिए नहीं, शक्तिशाली नहीं, उत्तेजित नहीं, सिर्फ शारीरिक तापमान को कम करने के लिए ही शीतली या शीतकारी प्राणायाम किया जाता है। जब शरीर में तापमान अधिक होता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार का प्राणायाम किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राणायाम अभ्यास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा है? मत्स्येंद्र आसन, पर्वत आसन, सिद्धासन या भुजंग आसन? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धासन जो है, सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ आसनों में से मतलब या सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है प्राणायाम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस प्राणायाम में मधुमक्खी के गुंजन की आवाज आती है? तो मधुमक्खी के गुंजन की आवाज किस प्रकार के प्राणायाम में आती है? उज्जाई में, भ्रामरी में, शीतली या अनुलोम विलोम में? दोस्तों इसमें एक प्राणायाम है भ्रामरी। कौन सा? भ्रामरी। और ये भ्रामरी किस प्रकार से किया जाता है? इसमें तर्जनी उंगली जो होती है, दोस्तों यह कान पर होती है, कान के ऊपर होती है, और बाकी जो है दो उंगलियां आपकी नाक के ऊपर, माफ कीजिएगा, कान के ऊपर होगी और आंखों के ऊपर होगी। ठीक है ना, आंखें और कान दोनों बंद रहेंगे, मुंह बंद रहेगा, और सांस जो है वो आपको नाक से ही लेनी होती है। नाक से सांस लेते वक्त भी जो है, जब सांस आप बाहर छोड़ रहे होते हैं तो ऊ का उच्चारण करना होता है नाक के माध्यम से। ठीक है ना, तो उसी को हम बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो अब इसमें चूंकि नाक और कान बंद हो जाते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि उस समय जो आवाज आती है वो मधुमक्खी के गूंजने जैसी आवाज सुनाई देती है। ठीक है, इसलिए भ्रामरी आसन या भ्रामरी प्राणायाम इसे कह सकते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है शीतली शब्द का अर्थ क्या है? फुफकारना, ठंडा करना, खराटे लेना या शांत? तो ठंडा करना। ठीक है ना, शीतली शब्द का अर्थ क्या हुआ? ठंडा करना। क्या आवाज क्लियर है? ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्राणायाम का एक लाभ क्या है? शारीरिक पोस्चर को सुधारना मतलब कि बॉडी को मेंटेन करना या बॉडी स्ट्रक्चर को ठीक करना, बॉडी को एक विशेष शेप देना, क्या ये होता है? या फिर दृष्टि को ठीक करना होता है, या फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाना होता है, या दर्द कम करना होता है? तो दोस्तों प्राणायाम के माध्यम से फेफड़े ठीक होते हैं, फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं, उज्जाई प्राणायाम किसके लिए लाभदायक है? उज्जाई प्राणायाम जो है आवाज को मधुर बनाने के लिए, या मेरुदंड की क्रिया को ठीक करने के लिए, श्रेष्ठ आसन के लिए, या फिर शारीरिक तापमान बढ़ाने के लिए? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन डी होगा। उज्जाई प्राणायाम जब किया जाता है एक आराम वाली स्थिति में बैठने के बाद में, उज्जाई प्राणायाम के अंतर्गत दोस्तों इसमें श्वास, एक गर्म श्वास जो है अंदर ली जाती है, गर्म श्वास अंदर जाती है। वो गर्म श्वास अंदर जाने से हमारी कई मांसपेशियों को इससे फर्क पड़ता है, काफी आराम होता है, और हमारे अंदर का जो तापमान होता है वो नियंत्रित होता है। और इसी के तहत जो है गर्म श्वास अंदर ली जाती है, और जो बाहर छोड़ी जाती है वो दूषित वायु बाहर छोड़ी जाती है। मतलब ये समझ लीजिए कि ऑक्सीजन आप अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। क्लियर है। इसीलिए उज्जाई प्राणायाम बहुत लाभदायक है शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19 है, कपाल भाती में भाती शब्द का मतलब क्या है? कपाल भाती में भाती शब्द का मतलब क्या है? तो दोस्तों मैं यही बता दूं आपको, जो तेज होता है ना वो तेज ही भाती है। क्या है? भाती। कपाल भाती में तेज या चमकना, यही भाती शब्द का अर्थ है। क्लियर है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भस्त्रिका और कपाल भाती प्राणायाम
लाभ किसके लिए लाभदायक है? भस्त्रिका और कपालभाति जो प्राणायाम है ये किसके लिए लाभदायक है? तो शरीर के बीएमआर को बढ़ाने के लिए, या फिर जोड़ों के अकड़न हटाने के लिए, या ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, या गले के दोष को दूर करने के लिए। दोस्तों मैं आपको यही बता दूं, जो भस्त्रिका और कपालभाति जो प्राणायाम होता है ये शरीर के जो बीएमआर होता है उसको बढ़ाने के लिए, शरीर के बीएमआर को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और शरीर के बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका फुल फॉर्म है किसका? बीएमआर का। बीएमआर का बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है ना। तो ये शरीर में बेसल मेटाबॉलिक रेट को जो है बढ़ाने के लिए इसका ये विशेष रूप से लाभदायक होती है। क्लियर है? तो इसी के साथ में दोस्तों हमारे आज के 20 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन इससे भी छोटा होने वाला है। भाग 5 में हम मात्र 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करने वाले। आपने दोस्तों अभी तक के सेशनों में देखा होगा 4 सेशन में आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, 4 भाग प्रोवाइड कर चुका हूं, और चारों भाग में आपने इसकी विशेषता देखी होगी कि बिल्कुल छोटे छोटे से जो है कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे से लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें जितनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं मैं सिर्फ उतने ही देने का आपको प्रयास कर रहा हूं। अलग से कचरा नहीं भर रहा हूं। इसमें जितने प्रश्न में दे रहा हूं यहां पर दोस्तों पर्याप्त है, सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। और मैं फिर से पढ़ते पढ़ते एक बात और कह दूं कि जो भी दोस्त जो है जो विशेष रूप से इंदौर के स्टूडेंट है और डीएवीबी के स्टूडेंट है उनको मैं विशेष रूप से बताऊंगा कि दोस्तों जो सीरीज होती है आपकी यशराज पब्लिकेशन, ठीक है ना, यशराज पब्लिकेशन, उसमें ये क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, उसमें जो एरर था, जहां पर ऑप्शन गलत थे, उनको भी ठीक करवा दिया गया है। तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रिवीजन बेहतर तरीके से लगा सकते हैं, है ना। याद रहे पूरी तरह से किसी सीरीज पर भी निर्भर नहीं होना है, उसको भी क्रैश जो है ना चेक करना है आपको, ठीक है ना। इसको भी चेक करना है कि कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि मिसप्रिंट हो जाता है। याद रहे मिसप्रिंट हो जाता है, कोई जानबूझकर गलतियां नहीं करता, अनजाने में ही होती है गलतियां। तो उन अनजानों की गलती का आप लोग शिकार ना हो जाए, इसके लिए आवश्यक है जब भी आप किसी सीरीज से या बुक से पढ़ रहे होते हैं तो एक बार ऐसे ऑप्शनों को जो है चेक जरूर कर ले, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। वो जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि हमारे द्वारा आप लोगों के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ही ग्रुप तैयार करवा दिए गए हैं, जिनमें में से आप चाहे तो दोनों ग्रुप को आसानी से और फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक भी दी गई है, जिसे आप ज्वाइन करके अपनी स्टडी को बेहतर बना पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।